शानदार पॉलिसी स्पीच गवर्नर साहब से आती हुई, मुझे कोई संदेह नहीं है कि जब गवर्नर साहब बोल रहे हैं कि गोल्डीलॉक्स जैसा एनवायरनमेंट हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट में आउट परफॉर्म कर रही है, सरप्राइज कर रही है, एक बहुत वैरायटी ऑफ फैक्टर्स उन्होंने दिए। जो एक खास बात निकल के आई कि उन्होंने इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी, जो रास्ता है यहाँ से डायरेक्शन दिया है, और Q3 अगले साल 4.2 % की तरफ जाती हुई नजर आई। इसीलिए उन्होंने सेकंड लास्ट जो सेंटेंस बोला कि एक टारगेटेड रेंज के भीतर आता हुआ इन्फ्लेशन नजर आ रहा है, और यही सबसे बड़ा मॉन्स्टर था जो हमारी इकोनॉमी में और दुनिया भर में एक तरह से कोहराम मचा रखा था। हमारे साथ हमारे पूरे पैनल, सारे पैनल के पैनलिस्ट एक साथ आ चुके हैं। नीलेश भाई हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, शैलभ भी हमारे साथ, यादव साहब, सचिन नाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूग्रो से, और मनीष डांगी भी हमारे साथ हैं, मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट हैं। सचिन नाथ जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, पॉलिसी पे तो मैं आऊँगा। एक बहुत ही खास बात बोली गई है जो गवर्नर साहब ने थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे के दिया कि विल कनेक्ट यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कनेक्टेड लेंडिंग। आप तो खुद एक फिनटेक है, एंड उन्होंने ये भी बोला कि वेब एग्रीगेशन करेंगे लोन प्रोडक्ट्स का, एक फिनटेक रिपोजिटरी बनाएंगे। इस वाले एंगल पे मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, आपका व्यूज कितना सार्थक है ये आइडिया? तो इसके एक और चीज अजय जी उन्होंने बोली, वो जो क्लाउड फैसिलिटी के बारे में जी। सो ये तीनों बहुत मेरे को लगता है फार रीचिंग इफेक्ट हैं इसके। जो कनेक्टेड लेंडिंग है वो हमारे जैसी कंपनी को इम्पैक्ट नहीं करती, हम लोग तो इंडिपेंडेंट हैं, बट ये जो लार्ज एंटिटी और बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी हैं, जहां मल्टीपल लेयरिंग होती है, और उस लेयरिंग से एक्चुअल एक्सपोजर जो हमको पता नहीं लगता बोरोवर पे, और उससे जो सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट होता है, तो इसका जब ये फ्रेमवर्क आएगा तो मेरे को लगता है जो हमारा लास्ट 5-7 साल में जो लेंडिंग सिस्टम क्लीनअप हुआ, इससे और ज्यादा क्लीनअप होगा और सिस्टमैटिक रिस्क कम होगा। दूसरा जो ये वेब एग्रीगेशन है, सो जैसा आप जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, ऐसा लगता है कि जो बैलेंस शीट प्लेयर है, बैंक्स, एनबीएफसी, उन्होंने सब कुछ ही आउटसोर्स कर दिया है। क्लाइंट का ओरिजिनेशन, उसका अंडर राइटिंग और सब कुछ, ये प्योर प्ले ओरिजिनेशन प्लेटफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं कि एक्चुअल बोरोवर को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल लेंडर कौन है। जब ये अब एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आएगा, तो जो हमारा कस्टमर का जो पेन है, सर्विसेज है, और जो प्राइसिंग है, वो इंप्रूव करेगी। तो जो एक लार्ज नया इकोसिस्टम हिंदुस्तान में बना है, एक तरफ बैलेंस शीट प्लेयर और दूसरी तरफ सिर्फ एग्रीगेटर है, और ये बहुत दिनों से तो ये प्रयास चल रहा है कि उनको भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाएं। डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन से ये आ गया था, और अब ये जब एग्रीगेटर और बहुत बड़े बड़े एग्रीगेटर है, लिस्टेड मार्केट में भी कुछ एक बहुत बड़े से हैं, जब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आएंगे तो ओवरऑल द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कस्टमर जो है इंप्रूव होगी। तीसरा, ये एक बहुत बड़ा, आप जैसे जानते हैं कि ये जो हमारे हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल डेटा है, इस डेटा को हिंदुस्तान में ही रखा जाए, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज रहा है। बड़े बड़े जो पेमेंट सेटलमेंट कंपनीज हैं, मास्टर कार्ड, वीजा, एमएक्स, उनके साथ बहुत दिनों तक आरबीआई का ये एब्रेशन रहा है। और आज के दिन में कुछ सम ऑफ द लार्ज क्लाउड प्रोवाइडर्स, द अमेजॉन, द एडब्ल्यूएस, ऑलमोस्ट 90% ऑफ हिंदुस्तान का फाइनेंशियल डेटा वहां पे होस्टेड है। तो अगर हमारे देश में एक डोमेस्टिक रेगुलेटेड क्लाउड सिस्टम लाया जाएगा, तो एक तो रेगुलेटर को जो इंफॉर्मेशन है, और ये जो डेटा की सिक्योरिटी है, और इस कॉस्ट, बिकॉज हम बिल्कुल इसका जो कॉस्ट प्रोपोर्शन जो क्लाउड का है बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट है, ये सारा बहुत बड़ा एक चेंज होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के ये जो कुछ एक अनाउंसमेंट है, इनके फार रीचिंग इम्पैक्ट है, जो मुझको लगता है विगत आने वाले 12 महीनों में आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिसी मेकिंग जो हम अभी तक हमने देखी है, आज गवर्नर साहब खुद ही कह रहे थे कि मेरा 33rd पॉलिसी ये अनाउंसमेंट है, ये तो वो नियर टर्म भी है, मीडियम टर्म भी है, और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी साथ में चल रही है। लेकिन अभी हम मीडियम टर्म और नियर टर्म की बात करेंगे डांगी साहब के साथ। डांगी जी बताइए, इन्फ्लेशन का जो मॉन्स्टर है वो काबू में आता हुआ नजर आ रहा है आपको आज की कमेंट्री में? कैसा, स्पेशली दिस लाइट में कि ग्लोबली ग्रोथ का बड़ा इशू है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ आउट परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल, इन्फ्लेशन की फोकास्ट भी ब्रॉडली यही है कि 5.5 के बीच में शायद 6-12 महीनों में इन्फ्लेशन रेंज करेगी। अलग अलग क्वार्टर का अलग अलग नंबर्स हैं, बट जो इनपुट्स होते हैं इन्फ्लेशन के, वो प्राइमरीली एक्सप्लेन कर सकते हो आप इंडिया इन्फ्लेशन को ग्लोबल कमोडिटीज के, क्रूड से, और लोकल एमएसपी और फिस्कल पॉलिसीज से। तो ये तीनों चारों चीजों में
जो रिस्क है वो डाउनसाइड का डेवलप हुआ है पिछले कुछ महीनों में। खास करके क्रूड बहुत तेजी से नीचे आया है। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट की विक्ट्री का पॉसिबिलिटी बढ़ गया है, और उसकी वजह से ऑफ कोर्स जो फिजिकल लार्जेस हो सकता था उसकी रिस्क कम हो गई है। तो उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि ये ठीक अनुमान है कि इन्फ्लेशन जो है वो एक 5-5.5 की रेंज में रहेगा। और हालांकि गवर्नर ने बोला है कि इसकी रिस्क जो है वो बैलेंस है। अगर कुछ बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल इंडिया में नहीं प्ले आउट होता तो शायद इन्फ्लेशन पे रिस्क जो है वो डाउनसाइड की है, अपसाइड से ज्यादा। तो इसलिए ओवरऑल जो बहुत साल बाद में 2019 के बाद में पहली बार जो इन्फ्लेशन एक ठीक रेंज में भी है और उसके ऊपर एक डाउनसाइड रिस्क भी डेवलप होता नजर आ रहा है। हमारे साथ पैनल पर अब प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा भी हैं। एक बार ये भी व्यू ले लेते हैं कि गवर्नर साहब ने हालांकि बात बहुत सारी की कि ग्रोथ बहुत रेजिलिएंट है, डोमेस्टिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी खासी पिक हो रही है, पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सभी की बात की, लेकिन उन्होंने एक कंसर्न जरूर एग्रीकल्चर कमोडिटी के सॉफ्टन होने की बात की, शुगर प्राइसेस को, क्योंकि शुगर इंटरनेशनल प्राइसेस, वहां थोड़ा सा कंसर्न जरूर जताया। आपका क्या व्यू रहेगा सुनील कुमार जी? जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, कैन यू हियर मी? यस यस, वी कैन हियर यू, प्लीज बताएं। एम आई ऑडिबल? यस हेलो। यस सुनील जी, हम सुन पा रहे हैं। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, ऑब्वियसली जी, इन्फ्लेशन का जहां तक सवाल है, इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ी पहले के मुकाबले सॉफ्ट होती नजर आ रही है, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कुछ एक प्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो लगातार बने रहते हैं, और खासकर वो खाद्य पदार्थ के संदर्भ में हैं। अब जैसे रिसेंटली अनियन प्राइसेस, उससे पहले टोमेटो प्राइसेस, तो ये जो चीजें लगातार सामने आ रही है, जिसकी वजह से जो है, पर जो सबसे कंफर्टिंग फैक्टर है वो ये है कि इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमतें जो हैं वो काफी नीचे आ गई हैं, और हमारा जो तेल का आयात है जिसपे कि हमारी इकोनॉमी निर्भर रहती है, तो उसमें जो है काफी मदद मिलने की संभावना है। तो आने वाले समय में जिस हिसाब से आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि इन्फ्लेशन की दरें जो है वो कम रहेगी, तो मैं उससे सहमत हूँ। और अनलेस एंड अनटिल के कोई अनएक्सपेक्टेड सीजनल शॉक नहीं लगता है, तो और खाद्य पदार्थों में कोई उछाल नहीं आता है, तो इन्फ्लेशन विल रिमेन अंडर कंट्रोल। एंड आरबीआई का ये अनुमान मुझे सही लग रहा है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। बिल्कुल, इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी तो ओवरऑल उन्होंने नीचे ही कही है, इनफैक्ट 4.2 तक नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर की बात की है। लेकिन एट द सेम टाइम मनीष, बहुत सरप्राइजिंगली काफ़ी सारी पॉलिसीज़ के बाद एटलीस्ट ग्लोबल हेडविंड्स का जिक्र नहीं था, क्योंकि हर बार पॉलिसी में ज़्यादातर बात होती है कि ग्लोबल एनर्जी प्राइजेस वो एक बड़ी हेडविंड है। ऑफ कोर्स वो एक बड़ा रीज़न भी रहता है, लेकिन इस बार जो एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो उसकी कोई बात नहीं की गई, और क्लियरली ये जो प्रायोरिटी इन्फ्लेशन ओवर ग्रोथ और जो उनके सप्लाई साइड मेजर्स हैं उसकी भी बात उन्होंने की। बाजार इसको किस लाइट में लेगा, और यहां से अगर हमें इलेक्शन तक एक व्यू बनाना हो तो कितनी तेजी का व्यू बनता है? तो इन्फ्लेशन पे जो अच्छी बात है कि आरबीआई हमेशा थोड़ा सा एसिमेट्रिक खेलता है कि जब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की रिस्क होती है तो वो उसको एम्फेसाइज करता है, और अभी एक्चुअली एक रिस्क डेवलप हो रही है इंपोर्टेड डिफ्लेशन की। अगर कमोडिटीज और खास करके ऑयल अगर और नीचे जाता है या यहाँ भी रहता है, और जनरल डिमांड कंडीशंस पूरी दुनिया में और खास करके यूएस के अंदर वीक हो रहे हैं, तो एक आप इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन को इम्पोर्ट शायद करेंगे, और हिंदुस्तान के हिसाब से वो एक बहुत अच्छा एक लीवर होगा इन्फ्लेशन को 4 की तरफ ढकेलने का। तो उसकी बात नहीं की गई है। तो आई मीन जनरली आरबीआई जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले करता है। तो मैं इस बात को फिर से एम्फसाइज करना चाहूंगा कि शायद रिस्क डाउनसाइड का है इन्फ्लेशन पे ना। बाजार की जो बात है उसमें बाजार में हिंदुस्तान में जो बाहर के मैक्रो से 3 बड़े रिस्क थे, क्रूड से, यूएस डॉलर से और यूएस ट्रेजरी से, और वो तीनों जो है अबेट हो गए हैं, तीनों नीचे आ गए हैं। यूएस ट्रेजरी काफी नीचे आ गया है, 70-80 बेसिस पॉइंट की रैली हो गई, और मेरे ख्याल से अगला साल दिवाली तक शायद 10 साल का ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी जो है 3.5 के आसपास होगा।
सेम क्रूड नीचे आ गया है काफी, बिकॉज डिमांड कंडीशंस वीक हो रहे हैं और सप्लाई भी ठीक ठाक है वहां पे। और यूएस डॉलर जो है तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना स्ट्रांग रहेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली जो पिछले 3-4 महीनों का जो प्ले आउट हुआ है, सिमिलरली अगले 5-7 महीनों तक अंटिल रिसेशन हिट हो यूएस में, तब तक वीक रहेगा। तो सब इकट्ठा होकर के एक बहुत ही गोल्डी लॉक कंडीशन ग्लोबल मैक्रो की तरफ से डेवलप हो रहा है, जो शायद इंडिया के सभी फाइनेंशियल मार्केट्स में एक जनरल टेलविंड की तरह से काम करेगा। हमारे साथ एक और मेहमान भी है, संदीप यादव, उनका भी स्वागत है। संदीप जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपने इस पॉलिसी से क्या रीड किया सर? आपका टेक अवेज क्या है? लार्जली पॉलिसी सरप्राइजिंग नहीं थी, जो एक्सपेक्टेड था उसी लाइंस में ही थी, एंड वो अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे पॉलिसी के अंदर ओएमओ अनाउंसमेंट कर दिया था, आरबीआई ने थोड़ा सा लिक्विडिटी के ऊपर थोड़ा सा कंसर्न दिया था, जो थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि डेटा इतना खराब नहीं था कि आरबीआई को कंसर्न देना पड़े। वो आरबीआई ने इन सम वेज रिवर्स कर दिया है। मोर इम्पोर्टेंटली, आरबीआई ने लास्ट टाइम ऑफ हैंडेड रिमार्क मारा था ओएमओ के लिए, इस बार उन्होंने थोड़ा सा डेटा पॉइंट भी दिए कि कैसे उन्होंने अपनी बैलेंस शीट इतनी जल्दी कम कर दी है। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि सडनली रैंडम डिसीजन के जगह इस बार थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दिखा है, एंड अगर वो थॉट प्रोसेस देखे तो फिर हमें ज्यादा कंसर्न नहीं लगता कि आरबीआई के एक्शंस ज्यादा हॉकिश हो सकते हैं गोइंग अहेड। एंड जैसे मनीष ने बोला, इन्फ्लेशन वैसे ही नीचे आ रहा है। एंड आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आरबीआई ने इस बार बोला, जो प्रीवियस किसी पॉलिसी में नहीं बोला है, उन्होंने बोला कि इंडिया के जो लॉन्ग बॉन्ड्स हैं उनके यील्ड्स नीचे रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत परचेजेस रहा है, और ये डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उस हिसाब से दिस वाज ऑलवेज स्टेयरिंग ऑन द फेस। हमें साफ दिख रहा था कि इंडियन बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पेंशन फंड्स, इंश्योरेंसेस की डिमांड बहुत ज्यादा है ईयर ऑन ईयर। आरबीआई ने इन अ वे वो बोलकर रीइंफोर्स करा है, और उस हिसाब से हमें कोई रिस्क नहीं लग रहा कि यील्ड्स ऊपर जाएंगे। एंड आरबीआई की पॉलिसी इज बीन क्वाइट कंस्ट्रक्टिव, अच्छी पॉलिसी है, और आई थिंक फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन डविश पॉलिसी होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, जहां पे हालांकि अभी भी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का स्टांस रखा है आरबीआई ने, बट द वे आरबीआई ने पिछले पॉलिसी और इस पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं, हमें वो मार्केट के लिए कंस्ट्रक्टिव ही लगा है। सुनील जी, जो लिक्विडिटी पे आरबीआई ने अपना स्टांस रखा है कि वो कदम उठा रहे हैं, इसको भी चेक करेंगे और काफ़ी क्लियरली वॉच करेंगे, इस पे आपका टेक क्या है? इससे पहले हम पिछले पॉलिसी में देखते हैं। पिछले पॉलिसी में आरबीआई ने कहा कि लिक्विडिटी काफी ज्यादा आ जाएगी, और उन्हें उसका थोड़ा डर है, जो काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि दिवाली सीजन जो आज गवर्नर ने बोला, दिवाली में करेंसी इन सर्कुलेशन गया, लिक्विडिटी टाइट हुई, वो हम सब लोग को पता था होने वाला है। आज जहां पर हमें यस लिक्विडिटी टाइट है, शायद 1-2 महीने तक और टाइट हो, बट गवर्नर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। उन्होंने बोला कि वन ऑफ द रीजंस लिक्विडिटी अभी टाइट है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत कैश बैलेंस है। वो कैश बैलेंस रखने का गवर्नमेंट के पास इतना रीजन नहीं होगा जनवरी के महीने में, क्योंकि अभी बहुत सारे उनके बॉन्ड रिडेम्पशंस आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने पास कैश रखा था। जो अभी गवर्नमेंट अपने पास पैसा रख रहा है, वो बैंक्स के पास 1-1.5 महीने में आने वाला है, तो लिक्विडिटी थोड़ा सा ईज होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, इंडिया के अंदर हर एक महीने अभी बॉन्ड के 15-20 हजार करोड़ का इन्फ्लुएंस आ रहा है, 10-15 हजार करोड़ का। अगर ये कंटिन्यू करता है और इंक्रीज करता है, तो आरबीआई को डॉलर खरीद कर रूपी लिक्विडिटी देनी पड़ेगी। तो जनवरी के महीने में हमें काफी आशाएं हैं कि लिक्विडिटी काफी ईज हो जाएगी। ऑफ कोर्स उसका काउंटर बैलेंसिंग वो भी होगा कि आरबीआई माइट थिंक कि ओएमओ लाना पड़ेगा लिक्विडिटी निकालने के लिए, बट एज वी आर राइट नाउ प्रॉब्ली द वर्स्ट ऑफ लिक्विडिटी इज प्लेइंग आउट। शायद सबसे खराब टाइम अभी चल रहा है, एंड एडवांस टैक्स में शायद थोड़ा और खराब होगा एक हफ्ते बाद, बट देन विल बी बेटर ऑफ। साइड मेजर्स की तो उन्होंने बात की कि इफेक्टिव रही है वो स्ट्रैटेजीज भी। हमारे साथ आशुतोष खजूरिया भी हैं फेडरल बैंक से, उनसे भी बात करते हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका टेक क्या रहेगा? आपके लिए की इसमें क्या कमेंट्स थे पूरी कमेंट्री में? दो चीजें थी। एक तो जो उन्होंने जीडीपी की दर जो रिवाइज की, वो थोड़ी सी अप्रत्याशित थी। मेरे ख्याल से मार्केट समझ रहा था कि 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स वो उसको बढ़ाएंगे, 6.5 से 6.70 या 6.80, 6.8 तक लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने 7% के शायद बाजार को एक और ज्यादा, खासतौर से इक्विटी मार्केट को थोड़ा सा और ऑप्टिमिस्टिक बनाया है।
तो ये निश्चित रूप से संभव है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोर इंडस्ट्रीज का डेटा जो है वो अवेलेबल है। 8 बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं जो लगभग 40% से ऊपर अपना वेटेज रखती हैं आईआईपी में, और थोड़ा सा रिस्क जो रहेगा उसमें वो एग्रीकल्चर साइड से रह सकता है क्योंकि अभी सिर्फ उनके खुद के शब्दों में 2/3 बुआई हुई है रबी की। तो अगर 1/3 अभी बाकी है या कम रहती है, जैसा कि पूर्वानुमान किए जा रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि रबी की जो बुआई है वो कम रहे, उससे थोड़ा जो रूरल सेक्टर है वहां पर डिमांड की थोड़ी कमी हो सकती है क्योंकि रबी की कटाई मार्च से शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं उसका प्रभाव, कितना प्रभाव इस वित्तीय वर्ष में रहता है और कितना उसका प्रभाव जो है आगे स्पिल ओवर यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में जाता है FY25 में। बाकी आई थिंक इसके अलावा जो भी मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, तो उससे लगता है कि उनका जो 7% का जो अनुमान है वो सही साबित हो पूरी तरह से। दूसरा जो उन्होंने एक बैंकिंग सेक्टर के लिए जो बहुत अच्छा बड़ी अच्छी घोषणा की है कि 30 दिसंबर से हम छुट्टी वाले दिनों में भी अपनी जो भी बोरिंग है SDF और इससे MSF जो हमने बोरो किया है या SDF में हम कुछ अगर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हम छुट्टी वाले दिन कर सकते हैं। इससे जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है बैंक्स की, खासतौर से जो मनी मार्केट डेस्क हैं ट्रेजरी के, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है और हो सकता है इससे जो कॉल मनी मार्केट है उसकी स्टेबिलिटी और अच्छी हो। पहला टेस्ट हो जाएगा क्वार्टर एंड पे, क्योंकि क्वार्टर एंड में सबसे ज्यादा दबाव रहता है उस डेस्क पर। तो 30 दिसंबर को हम उसको होता हुआ देख पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है और क्योंकि सभी बैंकों में प्राय 24x7 जो ये RTGS NEFT सब जो चालू हो गया उससे थोड़ा सा दबाव तो आया ही था लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर, लेकिन ये एक अच्छा संकेत और अच्छा प्रबंधन है केंद्रीय बैंक द्वारा। तो ये दूसरा एक हिस्सा था। इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने अपने पूर्वानुमान पूर्ववत रखे हैं और इसकी वजह से ये उसका एक तरह से रीइटरेशन है। पुनः उन्होंने उसको कहा है कि सब लक्ष्य 4% का है मुद्रास्फीति का, न कि 5.4 पे संतुष्ट होने का। तो उससे लगता है कि वो इतनी आसानी से अपने स्टांस को बदल नहीं रहे हैं और वो दबाव बनाए रखेंगे इस बात का कि ये जो भी रिस्क्स हैं इन्फ्लेशन को ऊपर की तरफ फेंकने के, जो भी अपवर्ड मूवमेंट के जो रिस्क हैं उनको वो पूरी तरह से उन पे नजर रखें उन आंकड़ों के ऊपर और उनको नियंत्रित करें। तो अगर OMO अगर नहीं हुए हैं इस अवधि में जब उन्होंने पूर्व में उद्घोषित किया था, तो शायद आने वाले समय में हम उसको पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते। हालांकि जो आखिरी वाक्य था उनका वो बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है, जहां उन्होंने कहा था कि हम इन्फ्लेशन को ढील भी नहीं दे सकते हैं, मतलब जो भी हमने मेजर्स लिए हैं उनको, जो भी उपाय हमने किए उनको पूरी तरह से ढील भी नहीं दे सकते क्योंकि ये रिस्क रहते हैं और वहां से पहले ही मतलब समय से पूर्व जो है वो ढील ना हो, और दूसरी ओर इतनी ज्यादा वो टाइटनेस भी नहीं हो जिसकी वजह से ग्रोथ को जो है वो अफेक्ट करे। तो इसका मतलब एक बहुत ही क्या कहना चाहिए डेलिकेट बैलेंस बना के रखने का उन्होंने कहा है। और आखिरी वाक्य में कह के उन्होंने बताया कि आप इस बात से भी निश्चिंत रहे कि हम जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा टाइटनिंग भी नहीं करेंगे और न ही बहुत जल्दी लूज करने वाले अपनी पॉलिसीज को। राइट। सचिन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो रूरल इकोनॉमी में हमने नरमी देखी है, आज भी गवर्नर साहब ने उसका जिक्र किया कि माइल्ड इंप्रूवमेंट आ रहा है। आप तो ढेरों स्टेट्स में बहुत सारे MSMEs के साथ काम करते हैं, आप क्या इंप्रूवमेंट देख रहे हैं और क्या आपका व्यू है इसका? हम जो ये देख रहे हैं, हमारे जो भी 8 स्टेट्स में हम काम करते हैं 150 प्लस लोकेशन पे, जो बिल्कुल बॉटम से थोड़ा ऊपर जो स्मॉल बिजनेस है जिसको हम बोलते हैं 15 लाख से 15 करोड़ टर्नओवर के बीच के बिजनेसेस, वहां पे अभी भी काफी बॉयंसी है, ग्रोथ का बहुत बड़ा मोमेंटम है। क्रेडिट अभी भी बहुत चैलेंजिंग है और ये थोड़ा सा जो लिक्विडिटी NBFCs को टाइट होगी रिस्क वेट बढ़ने से, उससे हो सकता है थोड़ा क्रेडिट थोड़ा स्लो डाउन हो। दूसरा, ये जो नॉन कोलैटरल लोन है, मार्केट में काफी बड़ा कंफ्यूजन सा है कि ये जो RBI ने बोला कि अनसिक्योर्ड लोन पे रिस्क वेट बढ़ाओ, लेकिन MSME अनसिक्योर्ड
कंज्यूमर लोन से अटैच नहीं कर सकता, तो ये थोड़ा नॉर्मलाइज होने में टाइम लग रहा है। बट मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट आने वाले पूरे नेक्स्ट 2 साल तक एटलीस्ट हमारी एमएसएमई इकोनॉमी बहुत ही एक्सेलरेटेड पेस पे ग्रो करेगी, एंड हमको वॉच करना चाहिए। और मेरा एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी अब ये थोड़ा ज्यादा पेस से बढ़ेगा। इन्फ्लेशन पे भी जो है वो, क्योंकि अब ये कंज्यूमर क्रेडिट और पर्सनल लोन पे काफी ज्यादा कंट्रोल किया है, वो भी एक रीजन था इन्फ्लेशन को बढ़ाने का, तो उसका भी थोड़ा बेनिफिट आएगा जब कंजम्पशन इकोनॉमी और पर्सनल लोन इकोनॉमी का क्रेडिट जो है वो थोड़ा स्लो डाउन होगा आरबीआई के नए मेजर्स से। डिस्क्रिशनरी और प्रोडक्टिव लोन में फर्क होना चाहिए, यही शायद आरबीआई करना भी चाहता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस स्पेशल कवरेज आरबीआई पॉलिसी की, बहुत डिफरेंशिएटेड पॉलिसी थी, बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव, इन्फ्लेशन नेगेटिव और ग्रोथ के एक्सपेक्ट को बढ़ाया गया है।